देखो, हम लोग मैकेनिक्स का मेन पार्ट के स्टार्ट करें, रोटेशनल डायनामिक्स। पेपर 2 का पहला चैप्टर ये है आपका। हम लोग तो पेपर 2 का लास्ट चैप्टर रिलेटिविटी स्टार्ट किया था। पेपर 2 का पहला चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स, और इसमें कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो भी 11 में था रोटेशनल डायनामिक्स में, वही सब बात यहां पर है। क्लासिकल मैकेनिक्स, इसको हम लोग देखो, इसको बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का बहुत सारे ब्रांच है। आपको कौन कौन मैकेनिक्स पढ़ना है पूरे ग्रेजुएशन में, तो मैकेनिक्स में एक क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ना है। क्लासिकल मैकेनिक्स में 3 साइंटिस्ट का क्लासिकल मैकेनिक्स को देखना है। एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स, और एक है लैग्रेंज एंड हैमिल्टन मैकेनिक्स। लैग्रेंज एंड हैमिल्टन मैकेनिक्स, ये दोनों आता है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंडर। ये क्लासिकल मैकेनिक्स मेनली किसको बोलने हैं? जिस मैकेनिक्स में बॉडी और पार्टिकल का वेलोसिटी c के रिस्पेक्ट में बहुत कम हो। ये दोनों मैकेनिक्स वैलिड है किसके लिए? इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी और पार्टिकल इज वेरी वेरी लेस देन c। या बोलो, ये मैकेनिक्स मेनली वैलिड है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। क्लासिकल मैकेनिक्स मेनली इस कंडीशन के लिए है कि जब बॉडी और पार्टिकल का वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से कम हो, तब जो मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं उसको क्लासिकल मैकेनिक्स। इसमें 3 साइंटिस्ट का क्लासिकल मैकेनिक्स है। एक न्यूटन का, जो अभी करना है, ये जो रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ये न्यूटोनियन का क्लासिकल मैकेनिक्स है। फिर सेमेस्टर 5 में एक बार फिर क्लासिकल मैकेनिक्स आप पढ़ेंगे, लेकिन उसमें किसका, किस साइंटिस्ट का? लैग्रेंज एंड हैमिल्टन का क्लासिकल मैकेनिक्स। और फिर मैकेनिक्स में अभी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आपने देखा, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। फिर हम लोग सेमेस्टर 4 में देखेंगे, सेमेस्टर 4 में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स सेमेस्टर 4 में भी पढ़ना है, सेमेस्टर 5 में भी पढ़ना है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स अभी सेमेस्टर 1 में भी पढ़ना है और सेमेस्टर 5 में भी पढ़ना है। फिर आएगा सेमेस्टर 6 में एक मैकेनिक्स आएगा, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इतने मैकेनिक्स का ब्रांचेज होता है। ये सब तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हम किसको? क्लासिकल मैकेनिक्स को। क्लासिकल मैकेनिक्स में किसका? न्यूटोनियन मैकेनिक्स, लैग्रेंज हैमिल्टन मैकेनिक्स आप देखना सेमेस्टर 5 में। और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ओनली एक ही पार्ट देखना है, रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल मैकेनिक्स। देखो, इसमें भी 2 होता है न्यूटन वाले में, एक ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स और एक रोटेशनल मैकेनिक्स। तो आप जैसे 11 में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ते थे, वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स था, लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन से रिलेटेड न्यूटोनियन मैकेनिक्स था। और 11 में ही रोटेशनल चैप्टर पढ़ने गए आप, वो भी न्यूटन का ही मैकेनिक्स है, लेकिन वो रोटेशन से रिलेटेड मैकेनिक्स है। तो हम लोग का सिलेबस है अभी रोटेशनल मैकेनिक्स, जिसमें न्यूटन का कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे। कुछ लिखना है ये ब्रांचेस सबको, इतने मैकेनिक्स को स्टडी करना हम लोग को सेमेस्टर 1 से 6 तक टोटल। कौन मैकेनिक्स कहाँ पर? क्लासिकल मैकेनिक्स का एक छोटा सा पार्ट अभी दिया है, जो 11 में भी पढ़े थे, कोई नया बात नहीं है, वही सब बात को अच्छा से डिस्कस करेंगे हम लोग। 11 वाला ही रोटेशनल मैकेनिक्स को यहाँ डिस्कस करना है। इस क्लासिकल मैकेनिक्स में जो एक न्यू टर्म आएगा सेमेस्टर 5 में, लैग्रेंज एंड हैमिल्टन मैकेनिक्स।
फिर अभी आपने रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स देखा, लेकिन फिर से सेमेस्टर 5 में रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है, फिर देखोगे सेमेस्टर 4 में क्वांटम मैकेनिक्स, सेमेस्टर 5 में भी क्वांटम मैकेनिक्स है। चलो स्टार्ट ही करें हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स को, लेकिन इसमें बहुत बात तो नहीं करेंगे 11 टाइप का बात, जो अपना सिलेबस है यहाँ पर रोटेशनल का वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक आप लिखेंगे रोटेशनल डायनामिक्स में, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम, देखो एक लीनियर मोमेंटम डिफाइन करते थे हम लोग, लीनियर मोमेंटम हम लोग को डिफाइन करना है एंगुलर मोमेंटम, लेकिन इसमें लीनियर मोमेंटम का यूज होगा। लीनियर मोमेंटम सब कोई जानते होंगे, कैपिटल पी, सॉरी पी से डिनोट करते हैं इसको, वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर पी इक्वल टू एम इंटू वेक्टर बी, मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, और पार्टिकल और बॉडी। लेकिन जनरली हम लोग पार्टिकल की बात करेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स में यही एक प्रॉब्लम है, कोई बड़ा बॉडी भी होता है तो उसको हम लोग पार्टिकल बोलते हैं। तो यदि कोई पार्टिकल मास m, उसका वेलोसिटी v, तो उसके लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करते हो वेक्टर p से। ये एंगुलर मोमेंटम क्या है पार्टिकल का, इसके लिए एक फिगर बनाएंगे। सपोज करो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक पार्टिकल है जो इस पाथ के लॉन्ग, इस आर्बिट्ररी पाथ के लॉन्ग मोशन में है, ये एक आर्बिट्ररी पाथ, और इस पाथ पर पार्टिकल मूव कर रहा है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मान लीजिए वो पार्टिकल का ये पोजीशन वेक्टर आर, किसी समय पार्टिकल यहां है और उसका वेलोसिटी वेक्टर है v। ये पार्टिकल है, इस पाथ पर मोशन कर रहा है पार्टिकल, इस आर्बिट्ररी पाथ पर, कोई जरूरी नहीं है इसको सर्कुलर समझना। इस रिफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में उस पार्टिकल में मोशन हो रहा है, और टाइम टू टाइम इसका पोजीशन वेक्टर चेंज करेगा, इसका वेलोसिटी वेक्टर चेंज करेगा। इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज करे नहीं करे, कम से कम डायरेक्शन तो हर पॉइंट पर चेंज करेगा। तो जब कोई पार्टिकल किसी भी आर्बिट्ररी पाथ पर मोशन कर रहा हो किसी रिफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, वो पाथ कैसा भी हो, जरूरी नहीं है वो पाथ सर्कुलर ही हो या कर्व्ड टाइप का, स्ट्रेट लाइन पाथ पर भी मोशन होगा, तब भी एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होगा। एंगुलर वर्ड यूज करने से लोग को लगता है कि नहीं एंगल सबटेंड होना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। एंगुलर मोमेंटम में थोड़ा सा नाम से ऐसा लगता है कि पार्टिकल के द्वारा कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, एंगुलर वेलोसिटी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। स्ट्रेट लाइन पाथ पर भी पार्टिकल मूव करेगा तब भी एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होगा। इस फिगर को थोड़ा डिस्कस करें, ये चीज लिख लिया, लीनियर मोमेंटम को पहले से आप जानते हो, p वेक्टर p m b जो इक्वल होगा m इंटू v का। इस फिगर को ड्रॉ कीजिए, कुछ फिगर को डिस्कस करें हम लोग। कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m is moving along an arbitrary path, मूविंग along an arbitrary मतलब कोई भी पाथ, उस रास्ता का कोई पार्टिकुलर नाम नहीं दे दो कि ये सर्कुलर पाथ ही है या पैराबोलिक पाथ है या इलिप्टिकल पाथ है। जब पता नहीं उस पाथ का नेचर क्या है, सर्कुलर की इलिप्टिकल की क्या, तो ये वर्ड यूज करते हैं हम लोग आर्बिट्ररी पाथ विथ रिस्पेक्ट टू ए रिफरेंस फ्रेम। ठीक है, कोई पार्टिकल इस आर्बिट्ररी पाथ पर मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ए रिफरेंस फ्रेम at any instant of time,
at any instant of time the position vector and velocity vector, position vector and velocity vector of particle is vector r and vector v. किसी समय ड्यूरिंग मोशन इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आर एंड वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन दिखा रहे हो, वो ऑलवेज टेंजेंशियल होता है। अब पार्टिकल मान लो उठ के यहां आ जाएगा तो यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, ये सब तो 11 लेवल में आपको बताया गया है। पार्टिकल का वेलोसिटी ऑलवेज पाथ पर टेंजेंशियल होता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये पाथ है, यहां होगा तो पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, यहां होगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। ये तो आप समझ रहे हो, कहीं भी होगा उस पाथ पर पार्टिकल तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा, टेंजेंट के लॉन्ग होगा। लिखो, देन वी डिफाइन एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, वी डिफाइन एंगुलर मोमेंटम, we define angular momentum of particle about O। अब ये एक जरूरी बात देखो, इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट O, खाली ये मत कभी बोलना इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये गलत क्वेश्चन हो गया। आपको बोलना होगा इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट क्या है। जैसे बोलते हैं ना कि इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, ये भी गलत बात है। आपको बोलना चाहिए इस पार्टिकल का वेलोसिटी इस रिफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या है, ऐसे बोलना चाहिए था। नहीं बोलता है लोग यूजुअली। कोई या लीनियर मोमेंटम बोलना है कि इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम इस रिफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या है। लेकिन जब एंगुलर मोमेंटम की चर्चा करना, तो एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होता है अबाउट ए पॉइंट के लिए या अबाउट ए लाइन के लिए। जब भी किसी बॉडी और पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम रीड कर रहे हो तो ये क्लियर करना होगा कि किस पॉइंट के अबाउट या किस लाइन के अबाउट, ये लिखना मत भूलना। एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज डिफाइंड अबाउट ए पॉइंट और अबाउट ए लाइन। तो हम लोग अभी इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इस ओरिजिन के अबाउट डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए लोग नहीं उस पॉइंट का नाम नहीं लेता है। जब किसी पॉइंट, किस पॉइंट के अबाउट आप निकाल रहे हो वो नाम नहीं ले रहे हो, तो लोग समझ जाता है कि ये ओरिजिन के अबाउट बोल रहा होगा शायद, है ना। लेकिन लिखना चाहिए, एक सही स्टूडेंट फिजिक्स का होने के नाते, राइटर बनना है फिजिक्स का, तो ये सब बात आप छोड़ेंगे तो आपका बुक मार्केट में नहीं चलेगा, बोल लेगा कैसा घटिया राइटर है ये, है ना। आपको बोलना चाहिए जब भी एंगुलर मोमेंटम बोलना है किसी पार्टिकल का, तो किस पॉइंट के अबाउट उसकी चर्चा करना। ठीक है, यूजुअली हम लोग अपने में अपना में एक कंप्रोमाइज किए हुए है कि चलो भाई जब हम पॉइंट बोलना भूल जाए अबाउट ए पॉइंट ओरिजिन समझ लेना, ये तो हम लोग अपना कंप्रोमाइज किए हुए हैं। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट O is defined by एंगुलर मोमेंटम को डिनोट किया जाता है वेक्टर L से, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये डिफाइन है इस पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विथ लीनियर मोमेंटम वेक्टर, दैट इज R क्रॉस वेक्टर P। ये डिफाइंड फॉर्मूला, लीनियर मोमेंटम का भी फॉर्मूला m/v होता था, वो भी डिफाइंड। क्यों हुआ ये बात मत पूछोगे, क्यों एंगुलर मोमेंटम इतना हुआ, ये सब डिफाइंड एक्सप्रेशन है।
इसको लैंग्वेज में मेंशन करना है तो लिख दो। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? इट इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ लीनियर मोमेंटम वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट इनटू नहीं बोलना है, दो वेक्टर के बीच ये साइन हो तो क्रॉस प्रोडक्ट रीड करेंगे, इनटू नहीं रीड करेंगे। एक नाम इसका और है इस एंगुलर मोमेंटम का, एक और नाम, इसको हम लोग मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम देखिए, आर क्रॉस पी, आर को मोमेंट बोलिए, ये तो मोमेंटम है, दैट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। आगे भी इसी टाइप का एक क्वांटिटी मिलेगा, टॉर्क। टॉर्क में देखना आर क्रॉस एफ होगा तो वहां मोमेंट ऑफ फोर्स बोलेंगे। आर का क्रॉस प्रोडक्ट जिस किसी भी वेक्टर के साथ किए हो, मोमेंट ऑफ दैट वेक्टर बोलेंगे। अभी आर का क्रॉस प्रोडक्ट पी से है तो मोमेंट पी क्या है? लीनियर मोमेंटम, तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम। आर का क्रॉस एफ से होगा तो मोमेंट ऑफ फोर्स। ये डिफिनीशन है एंगुलर मोमेंटम का। और ये वेक्टर एल एंगुलर मोमेंटम है उस पार्टिकल का अबाउट ओ, ये बत बोलना है अबाउट ओ, अबाउट पॉइंट ओ। अब इसका अगला बात देखो, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। पहले मैग्नीट्यूड डिफाइन करें इस वेक्टर एल का, मोड एल। तो ये तो सब कोई को पता है ना, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मोड ए यानी मोड आर इंटू मोड पी इंटू साइन। साइन क्या? इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल देखिए फिगर में, आर वेक्टर का डायरेक्शन ये है, ये आर वेक्टर का डायरेक्शन, ये है वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन, इसके बीच का एंगल मान लो ये थीटा, तो यहां पर एंगल थीटा यूज करेंगे। वो थोड़ा आगे बढ़ा है आर को डायरेक्शन के लिए, एंगल खोजने के लिए। ऐसे तो वेक्टर आर यहीं तक है, यदि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड लेना होगा तो ओ से यहीं तक लेना। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां से यहीं तक है, ये तो हम डॉटेड कर रहे हैं, इसका डायरेक्शन दिखाने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। लीनियर मोमेंटम वेक्टर का डायरेक्शन वेलोसिटी की तरफ होता है ना, लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा? वेलोसिटी की तरफ। P बराबर एम भी, P का डायरेक्शन किधर? अरे P को ऐसे भी लिख सकते हो ना आप, ऐसे देखो, इस फॉर्मूला को आप R क्रॉस P, P की जगह M इंटू भी लिखेंगे ना, इसका डायरेक्शन P का डायरेक्शन तो V के डायरेक्शन में रहेगा। एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर R एंड वेलोसिटी वेक्टर V इज थीटा, ये मैग्नीट्यूड हुआ। दैट इज, इसको लिखोगे आप R, P का मैग्नीट्यूड को M भी साइन थीटा, यानी M भी R साइन थीटा, ये एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हुआ। अब चले एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइन करने। उतारो ये सब बात पहले जो भी लिखा हुआ है, ये तो डिफिनीशन था एंगुलर मोमेंटम का। वेक्टर एल से डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, और वो बराबर होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर। फिर इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन किया हम लोग, तो ये तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ही है, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। थीटा क्या हुआ? एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर।
अच्छा ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है एंगुलर मोमेंटम का एम वी आर साइन थीटा, लेकिन इस रूप में कभी मैग्नीट्यूड यूज नहीं होता है। एक दूसरा फॉर्मूला बता रहे मैग्नीट्यूड का, कैसे वो देखो, यूजफुल रिलेशन मैग्नीट्यूड का। ठीक है, ये भी ठीक है एम वी आर साइन थीटा, लेकिन ज्यादातर एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड को लोग ऐसे यूज करता है। इसके लिए फिगर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए क्या फिगर में क्या करो, इस ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो आप, किस पर, वेलोसिटी वेक्टर पर। ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए वेलोसिटी वेक्टर पर। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डी मान लीजिए। लेट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज डी। लेट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए स्मॉल डी। ये जो मैग्नीट्यूड है एंगुलर मोमेंटम का, इसको एक यूजफुल फॉर्म में हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। ऐसे जनरली यूज लोग नहीं कभी करता है एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। इसके लिए क्या किया, जिस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो, ओ के अबाउट निकाल रहे हो, तो ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, किस पर, वेलोसिटी के डायरेक्शन पर। अब आप देखिए इसमें इस ट्रायंगल का कुछ नाम दे दो, तो ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट का नाम ए दे दीजिए, इस और इस परपेंडिकुलर पॉइंट का नाम बी दे दीजिए। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ बी ए। ओ बी ए इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, और ये एंगल पाई माइनस थीटा, ये एंगल पाई माइनस थीटा, ये पूरा पाई होता ना, ये पूरा पाई होता, जिसमें से ये थीटा सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना बचेगा, पाई माइनस थीटा बचेगा। इस ट्रायंगल को अलग से दिखाना है तो दिखाओ। ये था पोजीशन वेक्टर आर, ये आपका है ओ बी, ये परपेंडिकुलर, ये वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हो आप, ये 90 डिग्री, ये पॉइंट ए था, ये एंगल पाई माइनस थीटा, ये पॉइंट ओ है, इस डिस्टेंस को डी माने हो। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक बात देखो, इन ट्रायंगल ओ बी ए, इसमें आप साइन पाई माइनस थीटा का रेशियो लेंगे, तो साइन पाई माइनस थीटा पी बाई एच, पी की जगह डी और एच की जगह आर, डी बाई आर। और साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर डी बाई आर, इसलिए आर साइन थीटा बराबर कितना, इसलिए आर साइन थीटा बराबर डी। अब आ जाइए, अब चूंकि एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हमने क्या डिराइव करके रखा था, एम भी आर साइन थीटा, और इस आर साइन थीटा की जगह डी डाल दो, दैट इज एम भी डी। इस रूप में ज्यादा यूज होता है एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, एम भी डी। लेकिन डी को थोड़ा क्लियरली ध्यान रखना, डी क्या है, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं वहां से वेलोसिटी तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वेयर डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द वेलोसिटी। जब भी कोई न्यूमेरिकल बनाएंगे तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जब फाइंड करना हो तो ऐसे आप यूज करना फॉर्मूला को। इसमें डी को क्लियरली समझ लें, क्या है डी, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं वहां से
वेलोसिटी तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी। अब क्या करना, लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ले लेना और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, ये यूजफुल फॉर्म है मैग्नीट्यूड का। ऐसे हम जरूरी नहीं बात कर रहे हैं कि यही यूज होगा, कभी कभी ये भी यूज कर सकते हो आप, एम वी आर साइन थीटा का फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड। अब अगला बात देखो, चलो अब डायरेक्शन की बात करें, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड के लिए बताया। अब डायरेक्शन को देखिए, वेक्टर एल का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एल। एक बात, चूंकि वेक्टर एल डिफाइन था किससे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ लीनियर मोमेंटम वेक्टर। और थोड़ा वेक्टर चैप्टर को याद कीजिए, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते थे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसका डायरेक्शन कैसे निकलता है, कैसे निकाला जाता है। तो एक बात हम यहां लिख दे कि वेक्टर एल इज पैरेलल टू किसका, आर क्रॉस पी का। देखो, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है स्केलर क्वांटिटी और क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी। ये पूरा खुद एक वेक्टर है, इसका क्या डायरेक्शन होगा, जो डायरेक्शन होगा वही एल का डायरेक्शन होगा। जो इस पूरे का आर और पी का क्रॉस करने से एक न्यू वेक्टर बना, उस न्यू वेक्टर को एल से डिनोट कर रहे हो। तो पहला इंफॉर्मेशन तो ये लिख दो कि वेक्टर एल इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। अब इसका क्या डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन में दो बात करेंगे हम लोग। पहला पॉइंट कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर क्रॉस पी will be always perpendicular to the plane containing vector r and vector p। एक बात ये, इसका जो डायरेक्शन होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ये दोनों खुद है। दिखाते हैं करके हम। एक और बात बोलना है, पहले इतना को समझ लो। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर खुद लाई कर रहा है। देखिए, मान लो कि ये पोजीशन वेक्टर है और ये ओरिजिन था इधर पी वेक्टर है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर। सपोज कीजिए ये दोनों वेक्टर अभी मेरे प्लेन बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है, आपके लिए ये दोनों वेक्टर आपके कॉपी के प्लेन में लाई कर रहा है। तो आर क्रॉस पी वेक्टर जो होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब इस प्लेन का परपेंडिकुलर या तो इधर आउट या इधर इनटू, यही दो परपेंडिकुलर। कोई प्लेन का परपेंडिकुलर में दो डायरेक्शन, आउट एंड इनटू। तो आर क्रॉस पी वेक्टर जो होगा या तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इधर होगा या इस प्लेन का परपेंडिकुलर अंदर होगा, लेकिन रहेगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर। सपोज कीजिए कि आपका ये आर और पी वेक्टर मान लो एक्स वाई प्लेन में है, सपोज करो। तो आर क्रॉस पी वेक्टर जो होगा वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब जेड एक्सिस। एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर कौन होता है, जेड एक्सिस होता है। अब जेड एक्सिस में भी फिर दो होगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस या नेगेटिव, वो डिसाइड करेंगे सेकेंड रूल में। लेकिन अभी बस इतना समझो कि जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर। सपोज वेक्टर आर एंड वेक्टर पी लाइज इन एक्स वाई प्लेन। मान लीजिए वेक्टर आर और पी एक्स वाई प्लेन में है, देन वेक्टर आर क्रॉस पी जो होगा विल बी अलोंग जेड एक्सिस।
विल बी अलोंग जेड एक्सिस, क्योंकि जेड एक्सिस ही एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर होता है। एक दूसरा एग्जाम्पल बात करें, मान ले कि ये आर वेक्टर और पी वेक्टर हमारे कॉपी के प्लेन में है। अभी अभी आपका कॉपी के प्लेन में होगा ये दोनों वेक्टर, देन आर क्रॉस पी वेक्टर जो होगा वो कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इफ वेक्टर आर एंड पी लाइज इन द प्लेन ऑफ पेपर, lies in the plane of paper, then vector r cross p जो होगा lies perpendicular to the plane of paper। perpendicular to the plane of paper। अब आप कंफ्यूज करेंगे कि भाई कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन है, कॉपी मेरा ऐसे होगा, अभी इसी में होगा आर वेक्टर पी वेक्टर, तो कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर इधर ले कि अंदर ले। अब ये चीज दूसरा फैक्टर में डिफाइन करेंगे। तो इस पहला प्रॉपर्टी में एक और बात सुन लीजिए। अब मान लो कि हमारा आर क्रॉस पी इधर आया, सपोज करो ये इधर आया, परपेंडिकुलर होना है इस प्लेन का, इस प्लेन का परपेंडिकुलर होना है, तो मान लीजिए इधर आया इस तरफ में, तो ये जो वेक्टर होगा ये आर पर भी परपेंडिकुलर होगा और पी पर भी परपेंडिकुलर होगा। नहीं, यदि इधर आया, मान लो आर क्रॉस पी वेक्टर इधर आया, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर एंड परपेंडिकुलर टू पी बोथ। मतलब ये बोल रहे हैं हम, इसका मतलब ये हुआ कि आर क्रॉस पी इज परपेंडिकुलर टू आर भी एंड परपेंडिकुलर टू पी भी। क्योंकि देखो जिस प्लेन में है ये दोनों, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है ये, तो क्लियरली जैसे होता है ना कि आपका दोनों वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जेड एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, तो जेड एक्सिस वो दोनों प्लेने पर परपेंडिकुलर हुआ, दैट इज उस दोनों वेक्टर पर भी इंडिविजुअली परपेंडिकुलर होगा। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का डायरेक्शन उस दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि उस दोनों के प्लेने के परपेंडिकुलर है। ऐसे देखो फिगर से यदि देखना है तो ऐसे देखिए, हम ये एक दो प्लेन बनाया, इधर जेड एक्सिस मान लो बनाया, ये एक्स एक्सिस है और ये सपोज करो वाई एक्सिस है। ये प्लेन जो देख रहे हो, ये प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन हुआ, और ये जो प्लेन देख रहे हो ये एक्स जेड प्लेन है। और मान लीजिए कि हमारा आर वेक्टर एंड पी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में, पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम वेक्टर मेरा एक्स वाई प्लेन में है, तो हम क्या बोला कि इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर होगा वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होता है, तो आर क्रॉस पी वेक्टर जेड की तरफ जाएगा। अब जिधर जाए, पॉजिटिव जेड की तरफ जाए या निगेटिव, वो हम अभी सेकंड वाले में डिसाइड करके बताएंगे, लेकिन जाएगा वो जेड एक्सिस की तरफ। तो देखो ना, ये जेड एक्सिस का डायरेक्शन जो है वो पी पर भी परपेंडिकुलर है और आर पर भी परपेंडिकुलर है। ये डायरेक्शन ये पी पर भी परपेंडिकुलर होगा और आर पर भी परपेंडिकुलर होगा, यानी दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर। ये फिगर को बना लो, क्लियर हो जाएगा बात क्या बोल रहे हैं। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन उस दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर।
अब चले ये थोड़ा देखें कि परपेंडिकुलर में कौन होगा। परपेंडिकुलर में दो डायरेक्शन क्रिएट होता है, एक अप और एक डाउन। इस दोनों में कौन होगा, कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये देखिए। अब वो दूसरा रूल्स लिखिए। पहला रूल तो ये था कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दैट टू वेक्टर। और दूसरा रूल है कि कर्ल our forefinger of right hand, curl our forefinger of right hand from vector R to vector P, then thumb gives direction of vector R cross P. Then thumb gives direction of vector R cross P. ये देखो, अपना राइट हैंड का फोर फिंगर यूज करना, लेफ्ट हैंड का नहीं। और राइट हैंड के फोर फिंगर को आर से पी की तरफ कर्लिंग करेंगे, जैसे इस फिगर में देखिए। आर का डायरेक्शन ये है, पी का डायरेक्शन ये है, तो अपना राइट हैंड लेंगे और राइट हैंड के फोर फिंगर को आर से पी की तरफ कर्लिंग यानी मोड़ना, ऐसे करना, आर से पी के लो। तो थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है थंब, नहीं ये थंब अंदर की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। ध्यान देना, लेफ्ट हैंड मत लेना, आर से पी की तरफ कर्लिंग करेंगे। कर्लिंग मतलब मोड़ना, ऐसे टेढ़ा करना। तो थंब को देखेंगे किधर जा रहा है, थंब अभी अंदर जा रहा है। इन द प्रेजेंट फिगर, इस फिगर के लिए आर क्रॉस पी जो है, थंब अंदर जा रहा है ना, दैट इज अंदर वाले को बोलते हैं इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। इसको बोलना इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। और इधर आता, बाहर आता तो आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर बोलते। मान लो कोई ऐसा फिगर हो, जैसे सपोज कीजिए पार्टिकल अभी इधर आ रहा था तो आप इधर मोमेंटम लिया। मान लो आपका पार्टिकल, सपोज करो ये पोजीशन वेक्टर था और पार्टिकल इधर जा रहा होता, यदि पी का डायरेक्शन ये होता, तो अब इस फिगर के लिए ये तो ये इनटू बोले किसके लिए, उस फिगर के लिए। लेकिन इस फिगर के लिए आर क्रॉस पी किधर, आर का डायरेक्शन ये है। अब आर से पी की तरफ कर्लिंग करना है राइट हैंड को, यानी ऐसे, यानी इधर आ रहा है। इस फिगर में, इस फिगर के लिए आर क्रॉस पी लाइज आउटसाइड, लाइज आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर।